नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात कर्नाटक में चुनावी रण की, दिग्गजों की जोर की, कर्नाटक के सियासी घमासान की और जहरीली होती जुबान की, और बात कर्नाटक के हल्ला बोल के साथ ही बिगड़े और विषाक्त बोल की। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता राज्य में अपनी रणभूमि बचाए रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, तो वहीं सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस भी जोर आजमाइश कर रही है। उधर जेडीएस भी चुनाव में अपनी किंग मेकर की भूमिका को बरकरार रखने के लिए एक्टिव मोड पर है। कांग्रेस और भाजपा, जेडीएस और आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य दलों के दिग्गज भी मैदान में हैं, लेकिन असली टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है। और यही वजह है कि कर्नाटक की चुनावी सभाओं में कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के साथ ही स्थानीय नेता मैदान में हैं, तो वहीं भाजपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह के अलावा अन्य राज्यों के बीजेपी नेता भी कमान संभाले हुए हैं। इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज से चुनावी रण में हैं और 7 मई तक लगभग 15 जनसभाएं और रोड शो प्रधानमंत्री यहां करेंगे। हालांकि इससे पहले भी वे कर्नाटक में सभाएं और रोड शो कर चुके हैं। तो उधर चुनाव से पहले दल बदल का भी दौर लगातार जारी है। भाजपा के कई नेता कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, जो भाजपा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन इन सब के अलावा आज हम जिस अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, उसमें है भाषा की मर्यादा खोती सुचिता की राजनीति की, और सभाओं में भाषणों के दौरान राजनेताओं की जहरीली जुबान की। तो भारतीय राजनीति बयानों पर आधारित है। हम और आप नेताओं का मूल्यांकन उनके विचार पर नहीं, डायलॉगबाजी पर ज़्यादा करते हैं। इस डायलॉगबाजी से लोगों का मनोरंजन तो हो जाता है, मगर राजनीति का स्तर गिर जाता है। दरअसल चुनावी माहौल के बीच और आरोप प्रत्यारोप के दौरान कई बार नेताओं की बोली कड़वी हो जाती है। वे भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं और दे जाते हैं आपत्तिजनक बयान। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कर्नाटक के चुनावी रण में, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बड़बोलेपन में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कर्नाटक के कलबुर्गी में एक चुनावी सभा के दौरान कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप सोच नहीं सकते कि जहर है या नहीं, लेकिन अगर उसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद खड़गे ने सफाई दी और कहा कि मैंने पीएम की विचारधारा को सांप जैसा बताया। मेरा बयान प्रधानमंत्री मोदी या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। लेकिन उनके सफाई देने से पहले भाजपा और उसके कई केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें और गांधी परिवार को खूब खरी खोटी सुनाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये शब्द भले ही खड़गे जी के हों, लेकिन ये आस्था, ये विष गांधी खानदान का है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एक और प्रतिक्रिया आई, जिसमें कर्नाटक के भाजपा विधायक वासन गौड़ा ने शुक्रवार को सोनिया गांधी को विषकन्या कह दिया, यहां तक कि उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट भी बताया। तो वहीं कर्नाटक के सीएम बासवराव बोम्मई ने कहा कि खड़गे के मन में जहर है। यह सोच हताशा के कारण है, क्योंकि वे पीएम से राजनीतिक रूप से लड़ने में असमर्थ हैं। अब कर्नाटक के चुनावी रण में मुद्दों के अलग विषाक्त बोल किसके लिए संजीवनी बनेंगे और किसके लिए विष, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल यही है कि कर्नाटक के चुनावी रण में बाजी किसके हाथ होगी और यहाँ जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा करेगी। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कर्नाटक का हल्ला बोल, विषाक्त हुए बोल, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं किसने क्या कहा। मत नीवेनाद्रू तप्पु तिಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟನ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡದ ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು पाकिस्तान एजेंट ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ सोनिया गांधी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता वैभव शुक्ला जी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, जेडीएस प्रवक्ता मोहम्मद असदुद्दीन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे जी हैं और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्रीवास्तव जी आपसे ही जानना चाहेंगे, आपको नहीं लगता पिछले कुछ दिनों से इन बयानों को लेकर कुछ राजनीति ज़्यादा हो रही है और बिलो द बेल्ट जाकर के बयान दिए जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो चाहे भाजपा की तरफ से हो। इसी बयानबाजी को लेकर के, इसी तरह के अपमान को लेकर जो जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई, 5-5, 6-6 मानहानि के प्रकरण वो झेल रहे हैं, तो भी लोगों में कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या ये पहले भी इस तरह होता था कि आपने देखा है ये पिछले कुछ 4-6 महीने में कुछ ज़्यादा हो रहा है? नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, जहाँ तक बिगड़े बयानों की बात है, विवादित बयान आते रहे हैं हमेशा। जो है जब भी चुनाव आता है पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी बयान देते रहते हैं जी, और जिसका कुछ नुकसान भी उनको उठाना पड़ा है जी। 1962 में त्रिपाठी जी जी बलरामपुर से चुनाव लड़े थे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी। जी उस समय सुभद्रा जोशी जी के लेकर के एक बयान दिया जी। हालत ये हो गई कि वहाँ उनको चुनाव हारना पड़ा अटल जी को। जी जी 2007 में जो है सोनिया गांधी ने गोधरा कांड के बाद ये कहा था कि मौत का सौदागर मोदी जी को बताया था, जिसका ये नतीजा हुआ कि वह कांग्रेस की बुरी तरह पराजय हुई और 117 सीट पर भाजपा जीती। महज जो है आप ये समझिए करीब 59 सीट पर जो है कांग्रेस मिली, जबकि काफ़ी अच्छी स्थिति में थी। 2014 में भी मणिशंकर अय्यर के बयान पर जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, चाय वाले बयान पर किस तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक माइलेज लिया और उसको किस तरह से भुनाया। 2014 में ही मोदी जी और मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था डीएनए को लेकर के जी नीतीश कुमार के, जिसको बिहारी अस्मिता से जोड़ करके जिस तरह के चुनाव परिणाम आए वो भी चौंकाने वाले थे जी। वहाँ पर जो है बीजेपी गठबंधन को बहुत कम सीटों पर सिमटना पड़ा। इसी तरह से 2017 में मणिशंकर अय्यर का फिर बयान आता है, जब काफ़ी अच्छी स्थिति में थी गुजरात में भारतीय कांग्रेस और लगभग जो है एक तरह से टक्कर में थी, उस समय इनका बयान आता है। और वहाँ पर भी जिस तरह का उस शब्द को बोला नहीं जा सकता प्रधानमंत्री को लेकर के, लेकिन जिस तरह से बयान आया उसके बाद जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी को 99 सीट मिली, कांग्रेस को कम मिली। 2021 में दिलीप घोष जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बंगाल के, आपने देखा होगा ममता जी पर बात किया उन्होंने, एक विवादित बयान दिया जिसको बंगाल अस्मिता से जोड़ा गया और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जो है 3/4 बहुमत से आ गई सरकार जी। ठीक ऐसे ही स्थिति जो है, जिस तरह से आप बयानों को देखें तो बयानों का असर चुनाव पर पड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया हो या कांग्रेस की तरफ से दिया गया हो। 2023 में जिस तरह से कलबुर्गी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है और प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, एक जहर की बात किया, सांप से तुलना कर दिया, इसके बाद हालांकि उन्होंने सफाई भी दिया, लेकिन ये बयान कहीं न कहीं पर आप देखेंगे कि जो स्थिति है अभी सारे जितने पोल हमने देखे एग्जिट पोल, उनमें आप देखे होंगे कि कांग्रेस थोड़ा सा लीड पर है जी। अब जो है प्रधानमंत्री जी की बेलगावी में सभा शुरू होने वाली है जी, और जानते हैं प्रधानमंत्री जी के भाषण की कला और वो किस तरह से इस बयान का प्रत्युत्तर देंगे तो दो दिन बाद पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि इन बयानों से कहीं न कहीं राजनीति पर असर पड़ा जी। हालांकि जो है अभी आपने बताया कि कर्नाटक के विधायक ने जो जिस तरह से बयान सोनिया गांधी के लिए दिया, तो एक्चुअली जो बयान आते हैं पूरे पार्टियों के जो सुप्रीमो हैं उनको लेकर जब आते हैं तो निश्चित रूप से एक जो प्रभाव पड़ता है। क्योंकि चुनाव का माहौल होता है उस समय जो है पूरा सरगर्मी तेज रहती है, बाकायदे एक दल दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हैं
और उस बयानों के आपने देखा होगा जी। उत्तर प्रदेश में इसी तरह से कब्रिस्तान शमशान जैसी बयान आए, तमाम चीज़ें आई। तो लोग जो है क्या है कि जनता कहीं न कहीं इन बयानों को लेकर के बड़ी संजीदगी से और इन बातों को समझने की कोशिश करती है। जी। उसका प्रभाव कितना पड़ता है तो आने वाला समय बताएगा कर्नाटक में। लेकिन इतना तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और बड़े नेता जी। हैं, और उनको इस तरह का अगर उन्होंने बयान दिया है तो इसका कुछ न कुछ असर तो जरूर पड़ेगा। जी हमारे साथ वैभव शुक्ला जी। वैभव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही त्रिपाठी जी। वैभव जी, निश्चित तौर पे जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें कांग्रेस की स्थिति बेहतर बताई जा रही थी। अभी श्रीवास्तव जी ने एक क्रम से बताया कि ऐसे बयानों को लेकर के अगर आप अच्छी स्थिति में हैं तो आप नुकसान में चले जाते हैं। ऐसे में कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं, कोई प्रदेश पदाधिकारी या राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं, बल्कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पे इस तरह की टिप्पणी करके बैक फुट पे आप खुद ही अपनी पार्टी को नहीं डाल दिया, आपको नहीं लगता? देखिए त्रिपाठी जी, खड़गे साहब ने जो भी बोला है उसकी सफाई भी उन्होंने आज दी है जी। और उन्होंने बोला भी है कि मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं, उनकी विचारधारा को बोला है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय विधायक ने जी आज क्या बोला, सोनिया गांधी जी के लिए विष कन्या जी। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चाल, चेहरा और चरित्र पिछले 8 सालों में सबने देखा है। आदरणीय सोनिया गांधी जी हो, उनके लिए राहुल गांधी जी हो, उनके लिए पप्पू, उनके लिए जो है जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, क्या क्या नहीं बोला गया। और आज अगर खड़गे साहब ने कल बोला था तो प्रधानमंत्री जी ने भी सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा कहा था जयपुर में 2018 के कैंपेन में जी। तो आपके पहले भी शो में मैं कह चुका हूं कि ये बयानबाजी 2014 के बाद ज्यादा शुरू हुई है। उससे पहले विपक्ष के नेताओं को कोई देशद्रोही वगैरह नहीं समझा जाता था। एक लोकतंत्र में विपक्षी नेताओं की भी उतनी इज्जत होती थी जितनी सत्ता पार्टी की होती थी। अब बात करते हैं कि ये माननीय विधायक जी ने बोला क्यों कर्नाटक में। तो कर्नाटक में इनकी 40% की जो कमीशन की सरकार है वो अब जाने की स्थिति में तय हो चुकी है। कर्नाटक के सारे पोल से छोड़िए, वहां की जनता ने मन बना लिया है कि 40% कमीशन की सरकार को जल्द से जल्द विदा कर दो और यहाँ पे नई सरकार कांग्रेस के समय में जो विकास करेगी उसको आप लेके आइए। क्योंकि पिछली बार ये सारी चीजें मैं मान रहा हूँ वैभव जी, सारी चीजें आप जो कह रहे हैं, बीजेपी के बयान क्यों आया, कैसे आया, वो तो अश्विनी शाही जी बताएंगे ही। लेकिन हमने आपसे जो सवाल किया कि ये इस तरह का, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बढ़िया चल रहा था, चलने देते, इस तरह का बयान देके आखिर उनको खेद क्यों व्यक्त करना पड़ा बाद में? जबकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसकी तरह वैचारिक उन्होंने कहीं वैचारिक शब्द का उपयोग नहीं किया है भाषण में, हालांकि वो कन्नड़ में है लेकिन मैंने उसको अनुवाद करवाया है। उन्होंने वैचारिक शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने तो उसकी सफाई भी दे दी। भारतीय जनता पार्टी के तो माननीय विधायक जी ने डायरेक्ट विष कन्या बोला, वो कब सफाई देंगे? और दूसरी बात ये भी है कि कर्नाटका में इनका क्लीन स्वीप तैयार है, क्लीन स्वीप होने वाला है इनका। 10 तारीख को जनता ने मन बना लिया है कि सरकार बदलेगी। कर्नाटक में ये पहले भी नहीं जीत पाए थे, इन्होंने 2019 में जेडीएस के विधायकों को तोड़ करके सरकार बनाई थी। इनके पास फुल मैंडेट तब भी नहीं था और इस बार तो इनकी 40% की सरकार 40 सीटें भी ले आए तो बहुत बड़ी बात है कर्नाटक के अंदर। चलिए ये तो खैर कर्नाटका में जी 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 बोलिए बोलिए। मैं कह रहा कि 40% कमीशन की सरकार थी, उस पे वहां के ठेकेदारों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर भी लिखा था कि यहाँ पे बहुत बड़े करप्शन है। तब प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले, माननीय गृह मंत्री जी कुछ नहीं बोले। और आज अगर खड़गे जी ने कुछ बोला था तो खड़गे जी ने तो सफाई दी। अब क्या ये जो विधायक जी बोल रहे हैं तो विधायक जी खुद सफाई देंगे या प्रधानमंत्री जी सफाई देंगे या गृह मंत्री जी सफाई देंगे? चलिए इससे कोई सफाई आज तक उनकी तो आई नहीं। पूछ लेते हैं अश्विनी जी से, अश्विनी जी से पूछ लेते हैं। तो फिर आप ये भी तो मान लीजिए कि बयानबाजी अगर हो रही है तो बयानबाजी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज्यादा की है पिछले 8-9 सालों में। सबसे ज्यादा तो इन्हीं लोगों ने उकसाया है लोगों को बोलने के लिए। लेकिन मानहान के केस में उनके किसी भी आदमी की सदस्यता नहीं रद्द हुई है, किसी भी विधायक या सांसद। अरे तो ना
साहब की सरकार है तो वो अपने सदस्यों की सदस्यता क्यों रद्द करेंगे? अब राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करना था और सेम टाइम पे कोई दूसरा होता तो उसकी सदस्यता रद्द कभी नहीं हो कोर्ट सकती। कोर्ट और भी के तो उसमें कोर्ट के और नियम के आधार पे रद्द हुआ है ना, गैर नियम के थोड़ी हुआ है। हाँ, ये तो नियम जरूर है कि सारे जल्दबाजी लोगों में के लिए- किया। नियम नियम तो सारे लोगों के लिए बराबर होते हैं ना। जी नियम तो सभी लोगों के लिए बराबर होते हैं। अभी कोई जल्दी में भूल गया उन एमपी का नाम, उन एमपी की सदस्यता जो थी वो नरोत्तम मिश्रा जी की, वो अभी बाद में तक रद्द नहीं हुई। नहीं, Defamation कैसे case- कैसे रद्द होगी भाई? चुनाव आयोग ने कहा था, हाई कोर्ट ने उसमें स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही, कैसे रद्द कर देंगे? डिफेमेशन के केस में सदस्यता इतनी जल्दी रद्द कैसे हो जाती है? ये तो मैंने शायद लोकतंत्र में पहली बार देखा कि इतनी जल्दी किसी की सदस्यता रद्द कर दी जाए। जी, नरोत्तम मिश्रा तो- पे पेड न्यूज का मामला था, डिफॉर्मेशन केस नहीं था। चाहे केस किसी डिफेमेशन का केस में बता रहा हूँ, डिफेमेशन के केस में राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करना तो इनका वो था कि उनको कैसे ना कैसे राहुल गांधी जी जो लोकतंत्र के सवाल पूछ रहे थे लोकतंत्र के मंदिर में, उनको कैसे बाहर हटाना है, अडानी जी से कैसे हटाना है इनको, कोई हमसे सवाल ना पूछे महंगाई पे, बेरोजगारी पे। वो उस लिए इन्होंने सबसे पहले उनकी सदस्यता रद्द करी कि ये लोकतंत्र के मंदिर में हमसे सवाल क्यों पूछते हैं। चलिए हम पूछ लेते हैं इसीलिए- वैभव जी, अश्विनी जी उन्होंने कहा कि खड़गे जी ने तो सफाई। अश्विनी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अश्विनी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज। खड़गे जी ने तो खेद भी व्यक्त कर दिया, सफाई भी दे दी, लेकिन बासन गौड़ा जी ने तो बिस कन्या, चाइना का, पाकिस्तान का, क्या क्या नहीं कह दिया, सब एजेंट है। चलिए, और इसके पहले के भी उनने बहुत सारे बयान मोदी जी के भी बारे में बताया, उसके बारे में नहीं पूछना चाह रहा हूं मैं। फिलहाल इसी मुद्दे पे कि बासन गौड़ा जी ने, भाजपा के विधायक है, अगर उन्होंने जहरीले सांप से तुलना कर दी है तो उन्होंने तो बिस कन्या कह दिया है। जी जी जी, देखिए पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोच सकते हैं कि यह जहर है या नहीं, लेकिन यदि आप उसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। जी, ये बयान था माननीय खड़से साहब का। जी, जो खड़गे जी का बयान था, वो सफाई किस बात की दे रहे हैं? जब पीएम मोदी ही कह रहे हैं सीधा वो, जी, तो सफाई किस बात की है? ये आप इसकी तुलना आपने खुद कर दिया त्रिपाठी जी, और बहुत अच्छा लगा कम से कम आपने इस बात को कहा कि एक कांग्रेस जैसी पार्टी के अध्यक्ष, जिसके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रह चुके हों, इंदिरा जी रह चुकी हों, वल्लभ भाई पटेल रह चुके हैं, उस पार्टी का अध्यक्ष अगर वहां पर ये बोल रहा है जी, तो उसकी तुलना एक विधायक से क्यों की जा रही है? विधायक से तुलना नहीं हो सकती। वो एक उस पार्टी का अध्यक्ष है जिसको वैभव जी अभी कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है, बहुत बड़ी पार्टी है। ये कहां से शुरू हुआ, इसको भी देखने वाली बात है। जब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया खड़गे साहब को, उसके बाद ये उनके अंदर बुराई चालू। उसके पहले उनके बयान बड़े शानदार आते थे, कभी वो किसी के लिए गलत नहीं बोलते थे। जी, लेकिन अभी गुजरात चुनाव में उन्होंने रावण कह दिया, उसके बाद अब ये सुन लीजिए जहरीला सांप कह दिया। तो गुजरात की जनता ने वहां पर जवाब दिया, अब कर्नाटक की जनता यहां जवाब देगी। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर इस तरीके की बात कहा गया। दूसरी बात, अभी हमारे वैभव जी कह रहे थे, नहीं, आप अश्विनी जी आप कह रहे हैं कि जब अध्यक्ष नहीं थे तब वो ऐसी बात नहीं करते थे, तो मैंने अध्यक्षी नहीं का करते थे। भार जो उनके तनाव आया है वो नहीं झेल पा रहे क्या? वो सोनिया जी अध्यक्ष थी, देखिए किस तरीके के बयान देती थी। सोनिया जी ने मौत का सौदागर से लेकर क्या क्या कहा। इन लोगों ने माफी मांगा, चौकीदार चोर है पर राहुल गांधी ने माफी मांगा जाकर नाक रगड़ कर सुप्रीम कोर्ट में। जी, और अभी वैभव जी कह रहे हैं कि बहुत हड़बड़ी में। वैभव जी, जहां तक बहुत चर्चा हुई, अब वो चर्चा खत्म भी हो गई है। 2 साल की सजा किसी को या 2 साल से ऊपर की होती है तो स्वतः ही उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ये किसी को नोटिफिकेशन सिर्फ जारी करना है, एक वो सिर्फ जो है लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन की फॉर्मेलिटी होती है और कुछ नहीं है। चल दूसरे दिन तक ये कापी आ गई थी संवैधानिक क्या? है। कोर्ट की कापी पहुंच गई थी क्या लोकसभा सचिवालय में? एकदम पहुंच गई थी, तभी तो किया गया। चटमंगनी पड़ गया। दूसरे दिन किया गया सर, जी, दूसरे दिन किया गया। इतने में सब जगह पहुंच जाती है। आपका आजकल आप लोगों ने बहुत तंत्र को बहुत तेज बना दिया है। सूत्र आपके जैसे पहले हुआ था तेज, अब तंत्र तेज हो गए हैं। तो कांग्रेस के लोगों के लिए ये कहना कि
अब उन्होंने सफाई दे दी और उन्होंने भाई माफी, अगर राहुल गांधी जी देखिए कितने अहंकार में थे, माननीय जज साहब ने कहा माफी मांग लीजिए, दोबारा गए, डांट पड़ी कि आप इतने लोगों को क्यों लेकर आए थे, आप माफी अभी भी मांग सकते हैं, लेकिन अहंकार में डूबा हुआ वो प्राणी अभी भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे। तो कांग्रेस के नेताओं ने उनको झाड़ पर चढ़ा दिया, तुम वीर तुम बढ़े चलो, आगे चने की झाड़ पर चढ़ जाओ, ले लिया सदस्यता उनकी, और अब भारतीय जनता पार्टी। चले बासन गौड़ा जी के बारे में क्या बोलेंगे, जिन्होंने 20 कन्या बता जी, दी? मैं अभी भी कहना चाहता हूँ और बड़े स्पष्ट तरीके से कि भाषाई सभ्यता सबको रखनी चाहिए, भाषाई मर्यादा सबको रखनी चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे कांग्रेस मैं की इसके विधवा बोल दे तो भी, कोई भी हो, कांग्रेस के नेता हो, भाजपा के नेता हो, हम हो और आप हो, सबको अपनी भाषाई मर्यादा में रहना चाहिए। जी। जो भी तोड़ता है वो गलत है हमारी नजर में। तो मतलब अब वो प्रधानमंत्री क्यों तोड़ता है, कौन तोड़ता है, वो मैं नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की विधवा कहा तो वो गलत है ना? प्रधानमंत्री जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, कॉन्टेक्स्ट देखिए। जी। प्रधानमंत्री जी विदेश गए, वहां पर उनसे पूछा गया आपके ऊर्जा का क्या स्रोत है, उन्होंने कहा 2 किलो गाली रोज खाता हूं। तो बताइए कौन सा प्रधानमंत्री इस देश को मिला था कि जो इतनी गाली खाते हैं? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है कि किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा गया है। जी जी चलिए, किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा गया है। हमारे साथ मोहम्मद जी हैं। मोहम्मद जी, मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, पास आ रही है आपकी। कहते हैं कि जब दो दुश्मन लड़ते हैं तो तीसरे को फायदा हो जाता है। क्या आपको लग रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जेडीएस आगे बढ़ रही है? नहीं, देखिए, इस विवाद में जी मैं इसको फायदे नुकसान की नजर से नहीं देखूंगा, तो ना हमारी पार्टी देखती है। जी हमारे लिए जो है ना इम्पोर्टेंट ये है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो हो वो स्टैंडर्ड हो, इस तरह के निचले लेवल पर ना आए। लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों नेशनल पार्टीज जी पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बहुत निचले स्तर पर लेकर आ रही हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जैसे कि अभी हमारे को पैनलिस्ट ने अपनी बातों में बताया, अभी उसका जिक्र आया जी कि विधवा। जी अरे भाई, विधवा, अब हमारे भाजपा के जो है ना साथी कह रहे थे कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा। भाई, कॉन्टेक्स्ट क्या देखना है आपको? एक औरत जिसके शोहर की डेथ हो चुकी है, जी आप उसे याद दिलाकर अपमानित करोगे? किसी कॉन्टेक्स्ट में करना है जो है ना अपना सही नहीं है। जी अब दूसरा, ये सिर्फ भाजपा ही इसकी अकेली जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस में भी चाय वाला मणिशंकर अय्यर साहब का बयान, जी या फिर उससे पहले खुद का सौदागर, जी ये कांग्रेस की तरफ से हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने तो जो है ना अपना जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया, अफसोस होता है सुनकर। 50 लाख की गर्लफ्रेंड शशि थरूर की जो है ना अपना साथी सुनंदा पुष्कर के लिए, ये जो चीजें है ना, ये जो है ना अपना इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी को दिखाता है। जी ये जो अपना चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, मोदी जी हो, या कोई और हो, ये देश के लिए रोल मॉडल्स होने चाहिए। जी लोग इन्हें देखते हैं, फॉलो करते हैं। जी लेकिन अफसोस होता है कि दोनों नेशनल पार्टीज जो है ना भाषा की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी जो है ना कई ये तक कहा गया कि अपना इलेक्शन से कुछ पहले ही शमशान और कब्रिस्तान वगैरह प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये जो है ना निंदनीय है। लेकिन मुझे एक बात की शंका है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, हम सब उनका आदर करते हैं, एक दफा उन्होंने कुछ कहा, लेकिन बाद में उसको जो है ना उन्होंने उसकी वजाहत भी कर दी कि मैंने उनकी विचारधारा के बारे में कहा। लेकिन भाजपा चूंकि यहाँ पे हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है और हार बिल्कुल उनकी आंखों के सामने है, तो ये लोग उनकी इस क्लैरिफिकेशन को भी नहीं मानेंगे, ये इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने हमेशा यही किया है, नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना। अरे उन्होंने जब अपने जो है ना क्लैरिफिकेशन दे दिया, तो उसके बाद बात खत्म भी हो सकती है, लेकिन ये बात को बढ़ाना चाहते हैं। बस पाटिल यत्नाड़ ये कह देते हैं कि सोनिया गांधी के बारे में कि विष कन्या, और ये औरतों के बारे में चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर उनके बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाड़ हो भाजपा के, या उनके वक्तार लोगों को देखिए, अक्सर औरतों के बारे में जिस तरह के अल्फाज ये इस्तेमाल करते हैं, तो औरतों का कितना सम्मान करते हैं उसका अंदाजा हो जाता है। तो ये निंदनीय है। ये मेरे हिसाब से ये विषय अभी यही खत्म हो जाना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे फोकस होना चाहिए, लेकिन भाजपा ये होने नहीं देगी।
चलिए असदुद्दीन साहब, आपसे एक सवाल है। सवाल इस बात का है कि आप, इसके पहले भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा कि हम क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं कर्नाटक में। चलिए आप सरकार बना रहे हैं, मानता हूं, लेकिन नंबर 2 की पोजीशन में कौन रहेगी, कांग्रेस की बीजेपी? नंबर 2 पे कांग्रेस रहेगी, क्योंकि यहाँ की आवाम जी बीजेपी से जितना उकता चुकी है। बहुत सारी आशाएं थी यहाँ की जनता को, बहुत सारी आशाएं थी प्रधानमंत्री मोदी जी पर, फिर उसके बाद भाजपा पर, क्योंकि हमेशा चाल चरित्र चेहरा की बात करते थे। ये हमेशा जो है ना अपना विकास की बात करते थे, सबका साथ सबका विकास। लेकिन लोगों ने इनका असली चेहरा देख लिया है यहाँ के, और एक द्रविडियन स्टेट में ये इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। अरे साहब, यहाँ पर जो है ना हमारे कर्नाटका में इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में मौजूद है, प्रोग्रेसिव लोग हैं। हमने यहाँ के हमारे राष्ट्र कवि कुवेम्पु ने एक बहुत अच्छा नैरेटिव दिया था यहाँ के लिए कि कर्नाटक के लिए जो सपना जनांगदा शांति टूटा, हर धर्म के लोगों के लिए अमन का चमन, ये कॉन्सेप्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये भाजपा मुकम्मल तौर पे फेल होने वाली है। इनका करप्शन जनता ने देख लिया है, इनका जो है ना अपना मैल एडमिनिस्ट्रेशन जनता ने देख लिया है, और इनके सारे वादे खोखले होते हैं। जनता ने सारी तरीके से इनको परख लिया है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस होगी, तीसरे नंबर पर भाजपा होगी। चलिए, पहले नंबर पे जेडीएस होगी, 37 से सीधे 113 पहुंचेगी। सुलेर साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पे जानना चाहेंगे। तेरा क्या आगे? जी देखिए, आज का जो विमर्श का जो विषय रखा गया वो बड़ा ही सारगर्भित है। अभी काफ़ी एनालिसिस हो गया। आज का जो दिन है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 2 डिसीजन बड़े महत्वपूर्ण आए जी। एक पहलवानों के लिए आया कि एफआईआर दर्ज होने के लिए, दूसरा हेट स्पीच पे आया। 2021 में एक पत्रकार शाहीन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी, उसके परिप्रेक्ष्य में आज 2 डबल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। उसकी अगली सुनवाई भी बढ़ाई है और साथ में ये भी किया कि हेट स्पीच पे जो भी कहा जाए उसमें तुरंत संज्ञान लेके, कोई शिकायत करे या ना करे, वहाँ की सरकार को एफआईआर उसमें लॉन्च करनी है। अब ये जो इस समय जो बढ़ रहा है वो इसके कारण के पीछे हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब राष्ट्रीय पार्टियां कमज़ोर हुई तो क्षेत्रीय पार्टियों का गढ़ बना। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, टीएमसी, और आंध्रा में एआईएम वगैरह, और इन लोगों ने अपने दल के बनाने के लिए जो निष्पक्षता न होकर एक विशेष दल या विशेष के कारण, जैसे अभी महत्वपूर्ण ओबीसी के स्टेटमेंट की बात नहीं कही गई, उनके स्टेटमेंट तो और ही गजब के हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के कारण उन्होंने जो पोलराइजेशन जो वोटों का किया है, और जिसके कारण उनके अंदर जो यूथ आया और जो उनके साथ जो जोड़ा सकती और जो उनके साथ फिर कोरिलेशन की उनकी गवर्नमेंट बनी, जैसे तेलंगाना में है या आपकी टीएमसी वहाँ देख लें, उत्तर प्रदेश में देख लें, इसका जो उनको सत्ता का जो फ़ायदा मिला उसके कारण उन लोगों ने इस चीज़ को निकाय चुनाव में भी परिवर्तित किया। और दूसरी अगर आप देखें तो जो 500 के जो मानहानि के जो केस हैं आईपीसी की धारा के, तो वो देखिए अब नई पार्टी जो आप पार्टी आई उस पर केजरीवाल के ऊपर भी लगा, उनकी भी बहुत ही गजब की स्पीच रही है, उन्होंने भी बहुत कुछ किया। लेकिन जो पार्टियां होती हैं वो अपने फ़ायदे का कंटेंट ले लेती हैं और उस कंटेंट को वो हवा में करती है। जैसे बीजेपी का उन्होंने अभी बोला तो बीजेपी अपने हिसाब से उठा लेती है, कांग्रेस अपने हिसाब से। लेकिन इस चीज़ की हर मंच पे किस तरह से उसको आपको विरोध करना है ये सारे लोग कहते तो हैं, लेकिन राजनीति में जब मैंने तो लगभग अभी जो 3 चुनाव आए हैं जो लोकसभा के जो देखे हैं 2009 के, 14 के और अभी 19 के, उनमें तो ये देखा जाता है कि चुनाव टाइम पे किस तरह से लोगों की स्पीच हो रही है और उन स्पीचों से किस तरह से पोलराइजेशन किया जाए, और उस पोलराइजेशन से बहुत सी चीज़ें तय हुई हैं। मैं तो इस चीज़ को भी मानता हूँ। अब बात रही, अगर आप पुरानी राजनीति में देखें तो मैंने देखा है कि अटल जी का जब इमरजेंसी लगने के बाद जब संजय गांधी की जो सत्ता में जो भागीदारी बढ़ गई थी तो अटल जी कहते थे कि मैंने गाय को बछड़े के पीछे देखा है, लेकिन आज ये ऐसा हो रहा है कि बछड़े के उल्टा हो रहा है कि गाय चल रही है। ये इस तरह से जो कंट्रास्ट करते थे, वो बोलते थे, जो शब्दावली थी वो चीज़ चली गई है।
अब इन चीज़ों में ये खुद उनके पार्टी के नेता वगैरह नहीं देख रहे हैं उन चीज़ों को। मतलब उनका जो संकलन निकलता है पार्लियामेंट का, विधानसभा के नेताओं की स्पीच के संकलन निकलते हैं, उनकी लाइब्रेरी होती हैं। आजकल कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, कोई देखना ही नहीं चाहता कि हम उनके कटआउट लगा के बोर्ड जरूर लेते हैं, लेकिन उनकी जो वंशावली, जो उनकी परंपरा चली है, उनकी जो स्पीचें चली हैं, जिनको हम कैस करा रहे हैं, क्या उन्होंने क्या राजनीति उस समय नहीं की है? लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये पूरी सारी चीज़ें ध्रुवीकरण के लिए किया जाता है। और ये जो 5 साल की जो सरकार रहती है, वो जो 6 महीने का जो पीरियड होता है, पहले जो आचार संहिता लगती थी वो लगभग 4 से 5 महीने पहले लग जाती थी, आज लगभग 1.5 से 2 माह पूर्व लगती है जी, क्योंकि संचार तंत्र इस तरह से हो। और इसी समय लोग सारे नेता, अभी देखिए कर्नाटक में 25 रैलियां हैं 15 मोदी जी की 15 और अमित शाह जी तो पूरा कैंपेन ही संभाल रहे हैं, क्योंकि पूरा फोकस उनका सिर्फ एक ही नेता पे हो गया है और उसको डैमेज को कंट्रोल कर रहे हैं। जो करप्शन के चार्ज हैं, जो उनके लिंगायत वोट हैं, जो सब चीज़ें हैं, तो वो सिर्फ उन्होंने तो यहाँ तक कहा है, एक कोई नेता का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि हमें एक मुस्लिम समुदाय का वोट भी नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है बताइए। अब ये लोकतंत्र की अगर कहा जाए, अब आज मंच पे सारे लोग बोल रहे हैं फोरम पे, लेकिन भागीदारी तो सबकी चाहिए ना हमको। हम राष्ट्र तो एक जाति विशेष से तो बना नहीं पाएंगे, राष्ट्र तो सभी लोगों से बनेगा। लेकिन इस चीज़ के लिए बड़ा दिल चाहिए, लोगों को अपनी सत्ता को छोड़ने का भी जज्बा चाहिए, जो पुराने नेताओं ने किया है, और वहीं से सुधार होगा। अगर हम सिर्फ सत्ता की दौड़ पर ही चलते रहेंगे तो इस चीज़ से नहीं होगा। और दूसरी बात, कोर्ट जो कार्यपालिका को करना चाहिए, विधायिका को करना चाहिए, वो अब जुडिशरी कर रही है आज देश में। बताइए, गाइडलाइन उनको तय कर रही है। आज देखिए उसके हेट स्पीच या आप पहलवानों का किसी भी देख लीजिए, जो एक सामान्य व्यक्ति है, किसी ने अपराध किया, उस पर FIR होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। अब आप देखिए जुडिशरी का किस तरह से इंटरफेयर, और अगर इंटरफेयर करती है तो वो कहते हैं कि हमारी विधायिका में ये इंटरफेयर हो रहा है। तो ये जाएगा मामला, तो जाएगा कहाँ? ये तो चीज़ समझनी पड़ेगी। जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए, इनके डिसीजन जल्दी होने चाहिए। अब जैसे आज राहुल गांधी जी के पक्ष में डिसीजन तेज हुआ, जल्दी हुआ, ऐसे सारे लोगों के मानहानि में होने चाहिए, जिससे क्या होगा, नेता लोग गिरेंगे, उनकी सदस्यता जाएगी, और सदस्यता जाएंगी तो ये सुधार की प्रक्रिया चालू होगी। चलिए जी, बिल्कुल सुधार की प्रक्रिया जारी है। वैभव जी, अश्विनी जी कह रहे हैं कि पहले बहुत अच्छे थे खड़गे साहब, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तनाव इतना आ गया कि उनके बोल बिगड़ने लगे हैं। और इसके पहले तो मुझे नहीं लगता खड़गे साहब का इस तरह का कभी बोल आया होगा, लेकिन सुधीर रंजन जी का जरूर आया था, लेकिन वो भी नेता हैं वहाँ के। खड़गे साहब को कुछ ज़्यादा तनाव हो गया, कभी रावण दिखने लगता है, कभी सांप दिखने लगता है, जबकि अच्छी खासी कर्नाटक में स्थिति थी तो उसको उन्होंने पीछे कर दिया। मैं तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय को थोड़ा सा याद दिलाऊंगा जी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री की शपथ ली है जी, उसके बाद उन्होंने गांधी परिवार के बारे में क्या क्या कहा है, वो अभी हमारे एक JDS के मित्र थे, उन्होंने बताया जी। 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसने कहा, कांग्रेस की विधवा किसने कहा जी। और अभी वो ये भी कह रहे थे, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के बयान भी बताए हैं। पहले आप थोड़ा सा मुझे बोल लेने दीजिए। कांग्रेस का 4 से लेकर 14 तक शासन था। 4 से 14 तक आप बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ, लाल कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ, मुरली मनोहर जोशी जी के खिलाफ, किसी बड़े नेता के खिलाफ कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने कभी कुछ बोला? जी नहीं बोला। मुझे तो नहीं याद है 4 से 14 तक ऐसे बयानबाजी कहीं बहुत बड़े लेवल पे थी जी। लेकिन 14 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने सिर्फ गांधी परिवार को अटैक किया, और उन्हीं ने नहीं, छोटे बड़े नेताओं में होड़ लगी हुई है। ये कह रहे थे अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय मित्र कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं 2 किलो गाली रोज खाता हूं, तो उस गांधी परिवार से पूछिए जो 10 किलो गाली रोज खाता है। आपके फेसबुक से लेके छोटे बड़े नेताओं में एक होड़ सी लग गई है कि मैं ज्यादा गाली दूंगा, वो कहता है मैं दूंगा। कोई बड़े बड़े नेता वो गाली दे रहे हैं, कोई 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोल रहा है, कोई कांग्रेस की विधवा बोल रहा है, कोई चरसी गाय बोल रहा है, कोई पप्पू बोल रहा है, कोई मंदबुद्धि बालक बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये सब किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है ये सबको पता है, और सिर्फ द्वेष भावना से
सिर्फ लोगों को नीचा गिराने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। अब इन्होंने कहा कि खड़गे साहब ने 14 से पहले नहीं बोला, अब क्यों बोला? तो खड़गे साहब ने अपने बयान को पूरा जस्टिफाई किया है। आपके आज तक देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी भी अपने बयान पे कभी माफी नहीं मांगी कि हाँ मैंने गलत कहा, हाँ मैंने किसी विधवा का अपमान किया। जो 75 हमारा देश तो नारियों का है, नारियों को यहाँ पूजा जाता है। आज देख लीजिए त्रिपाठी जी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो बेचारी महिलाएं जंतर मंतर पे बैठ के विरोध कर रही थी, तब जाके दिल्ली पुलिस आज एफआईआर कर रही है। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रहते हैं, क्या 2-4 किलोमीटर जाके उन महिलाओं से नहीं पूछ सकते थे कि हाँ ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ वो इतने गंभीर आरोप थे, प्रधानमंत्री जी ने ब्रजभूषण सिंह जी को पार्टी से अब तक क्यों नहीं निकाला? किस लिए वो पार्टी में आज तक हैं? अभी तक वो अध्यक्ष क्यों हैं? उनको हटाना चाहिए। और दूसरी बात ये भी मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी दुनिया भर में जा सकते हैं, क्या वो जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं वो रेसलर, उनके पास नहीं जाने का टाइम था क्या? ये अलग मुद्दा है, 2-4 मिनट भी नहीं थे। ये अलग मुद्दा है। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं। महिलाओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर भी रेणुका जी के बारे में क्या कहा था वो सबको पता है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी सभाओं में सोनिया गांधी जी को कितना बेइज्जत किया। क्या सोनिया गांधी जी इस देश की महिला नहीं है? क्या इस देश की नागरिक नहीं है? क्या वो सीनियर सिटीजन नहीं है? हमें अपने से बड़ों का, हमारे यहाँ तो यही सिखाया जाता है कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और चाहे वो अपोजिशन पार्टी का ही क्यों ना हो, मायावती जी के लिए भी इन्हीं के एक नेता ने, दया शंकर सिंह जी ने क्या बोला था, उन्हें पार्टी से निकाला गया, ड्रामेबाजी हुई। उसके बाद आज वो उत्तर प्रदेश सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। अब बात रह गई इलेक्शन की, तो कर्नाटक में 150 से ज्यादा सीटें लेकर के कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। 40 से 45% वोट शेयर होगा। आप देख लेना, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली है। ये 40% की सरकार, 40% कमीशनों की सरकार का बस 10 ही 15 दिन बकाया है। दूसरे नंबर पे जेडीएस है कि बीजेपी है? देखिए, हमारा मुख्य मुकाबला जो है वो हमारा भाजपा के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल पहले भी नहीं बनी थी। 104 एमएलए थे, जोड़ तोड़ करके एक साल में इन्होंने खरीद फरोख्त करके कैसे सरकार बनाई सबने देखा है। और वो 4 साल इन्होंने कैसे निकाले करप्शन में, वो भी सबने देखा है। आप सरकार तो बना लोगे, फिर आपके विधायक टूट जाएंगे। अरे आप देखिए, बात बताएं, वो होता नहीं है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है जी। तो अब जो है इस बार इतना बड़ा मैंडेट आएगा कि ये लोग अब कितने भी विधायक तोड़ने फर्क नहीं पड़ने वाला। और क्यों दूध का जला छाछ फूक दो? फिर मध्य प्रदेश में छाछ क्यों नहीं पिया फूक के आपने? लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है, लैंडस्लाइड विक्ट्री, लिख के ले लीजिए। 150 से ज्यादा सीटें आएंगी। मैं 13 तारीख को आपके प्रोग्राम में यहीं बैठूंगा और बोलूंगा जी। 150 से ज्यादा सीटों की गारंटी है त्रिपाठी जी, आप देख लीजिए। मतलब कांग्रेस क्लीन स्वीप करने वाली है। असदुद्दीन साहब तीसरे नंबर पे हैं, आपका कहने का मतलब? देखिए, उनकी पार्टी का मैं बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि उनकी पार्टी जो है कुछ रीजन में ठीक है, लेकिन पूरे कर्नाटका में जो लहर है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस ने मेहनत करी है, इनके करप्शन को उजागर किया है। अब ये चाहे कुछ भी कर ले, सरकार जो है जाने की बिल्कुल तय खड़ी है। अब बस ये है कि विदाई कार्यक्रम इनका 13 तारीख को है, 13 तारीख को विदाई कार्यक्रम हो जाएगा और कांग्रेस की सरकार आएगी 150 से ज्यादा सीटें लेकर के। जी जी, हमारे साथ सुलेरे जी हैं, आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, बोलिए सुलेरे जी। आपके पास पार्टी चलिए चुनाव में जीत के आएगी आपकी, लेकिन सीएम के कैंडिडेट कौन है? डीके सिंह को पूछ रहे हैं, सीएम के कैंडिडेट कौन होंगे? सीता समैया होंगे कि ये विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में जो भी नेता चुना जाएगा उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। मुद्दा है, सही है, ये अलग मुद्दा है। और दूसरा, विधायक दल की बैठक होने के बाद पहले हम तय करेंगे। चलिए देखिए, उससे सोच संभल के बोलिए। अगर कम पड़ गए तो बेचारे ये जेडीएस ही साथ देंगे आपका, बीजेपी नहीं देगी, इसलिए उनको मिला के चलिए आप। मैं जेडीएस के खिलाफ नहीं हूँ जी। देखिए, उनकी पार्टी कर्नाटक के, मैंने बोला कुछ रीजन में ठीक है, मैंने उनके खिलाफ। आप ये बोलिए ना, दूसरे नंबर पे जेडीएस रहेगी, तीसरे पे बीजेपी रहेगी। देखिए हमारा मुकाबला अभी रूलिंग पार्टी भाजपा के साथ है, जो बहुत ही ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व है बस। और करप्शन इनका उजागर हो गया है। जल्दी विदाई कार्यक्रम है, 13-14 दिन का बस फर्क है। चलिए अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वैभव जी जब कह रहे थे, लेकिन अच्छा हो, उनको धन्यवाद दीजिए, कम से कम दूसरे नंबर पे तो मान रहे हैं आपको, दूसरे पे जेडीएस को नहीं माना उनने। देखिए, अभी हम तीसरे पर थे, अब दूसरे पर आ गए।
जी। अभी आप पहले पर भी आ जाएंगे, जैसे हम 18 के चुनाव में थे। जी चलिए। अभी वैभव जी कह रहे थे कि जोड़ तोड़ करके सरकार बना लिए। भाई वैभव जी कम से कम अपने आंकड़ों पर भी नजर डाल लिए होते। जी आपको कितनी सीटें मिली थी पिछले चुनाव में? हमको तो, हमारा तो आपको याद है 104, उनको अपना 78 भी मिली याद थी, है। 78 मिली थी। अपना भी, तो 78 वाला सरकार बनाएगा कि 104 वाला बनाएगा, जी। ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब आप अपने नेताओं से पूछिए। लेकिन 78 वाले को 37 विधायकों के साथ समर्थन था जेडीएस के। देखिए 37 विधायकों का समर्थन था, कौन बन रहा था, किसकी सरकार बनी, कैसे बनी, सबके सामने है। जी अगर कोई किसी को के साथ गड़बड़ी की गई हो तो अभी यहाँ न्यायपालिका की इतनी बात हो रही है कि विधायिका में न्यायपालिका जो है हस्तक्षेप कर रही है, तो करना चाहिए, जाना चाहिए। जी अगर गलत होता, राहुल गांधी जी गलत थे तो न्यायपालिका ने उनको गलत ठहराया। अगर वो सरकार गलत तरीके से बनी थी तो जाना चाहिए था। कोई गया, कहीं पर कोई गलती पाई गई, नहीं पाई गई, तो वो सब जो भी सरकार चला रहा है वो बेहतर है। कांग्रेस की 78 सीट से सरकार बना ले, 104 पर हम जो है पीछे बैठे रहे, तो ये नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरी जी इस बार गोवा में भी फिर यही बोलते हैं, गोवा में भी फिर आप ये को यही बोलना चाहिए था 2017 में। गोवा में आप दिग्विजय सिंह से पूछिए, सो रहे थे दिल्ली में, सरकार बनाना था उनको, जाना था पर्यवेक्षक बन के। वैभव जी मैंने आपको बीच में नहीं बोला, थोड़ा धैर्य से सुनिए। जी लेकिन इस बार थोड़ा सा अश्विनी जी गड़बड़ ये है कि आपके एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, ये दोनों लोग कांग्रेस में चले गए हैं, और सबसे ज्यादा जो लिंगायत वोट 17% है उसमें येदुरप्पा जी के अकेले में थे। आप नहीं पाएंगे इसमें शेट्टार साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहता था। देखिए हर नेता का योगदान होता है, लेकिन अभी गुजरात में आपने देखा हमने सारे टिकट बदल दिए, सरकार पूरी उसके पहले बदल दी हमने। तो ये तो जनता का आशीर्वाद है। जनता हमको चाहती है, चाहे हम कोई भी कैंडिडेट खड़ा करें भारतीय जनता पार्टी पर, उसका सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर भरोसा है जनता को, वो आशीर्वाद देती है हमको। और अभी मैं कांग्रेस के मित्र की बात सुन रहा था जो 40% कमीशन की कोई बात कर रहे हैं। जी ये किसकी बात कर रहा है मैं नहीं जानता, कोई शिकायत हिंदुस्तान के किसी थाने में, किसी एजेंसी के पास दर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री जो रह चुका जी, उन्होंने जरूर कहा था कि 1 रुपया मैं भेजता हूं तो 85 पैसा पहुंचता है, यानी कि कहां चला जाता है, कमीशन में। और सदन में उन्होंने एक बात बड़े लाइटर नोट में कहा था कि एक हाथ से पैसा दूसरे हाथ में जाता है तो घिस जाता है, वो 85% घिस जाता था। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति 85% कमीशन की बात करते थे। वैभव जी आपकी पार्टी 85% कमीशन वाली है, जिसका कोई नहीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उनका बोला हुआ बयान है कहीं, और इसकी कोई शिकायत भी नहीं है जो 40% की आप बात कर रहे हैं। हमने कर्नाटक का विकास करने का काम किया। बात आ जाए जी जी, कर्नाटक में हमने मैसूर और कर्नाटक को 10 लेन की सड़क दी। तेजस आज वहां बन रहा है, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, सेमीकंडक्टर जिसकी कमी थी देश में वहां पर उसकी फैक्ट्री, एप्पल की फैक्ट्री, एफडीआई 38%, ये कौन लेकर गया? आप लोगों ने तो 72,000 रुपए की घोषणा कर दी और आज तक नहीं मिला। 1 2 3 4 5 6 10 गिनती गिनते रहे राहुल गांधी जी, किसानों का कर्ज माफ, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। ये सब चीजें आप कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अभी एक सरकार बनी आपकी हिमाचल प्रदेश में, 37,000 वोट हमसे ज्यादा पाकर आप सरकार बन गए, उसके लिए हम लोगों ने बधाई भी दी। आप इसी सब चीजों में ओपीएस लेकर आए और कैसे 3 रुपए पेट्रोल का बढ़ा दिया, 3 रुपए दाम, त्रिपाठी जी, और वही काम ये कर्नाटक में कर रहे हैं। जो फ्री बीज की बात है, जो वहां का बजट है उससे कितना परसेंट है वैभव जी बता दें, जो इन्होंने घोषणा की है देने की फ्री में, बिजली से लेकर और पता नहीं क्या क्या, दूसरे प्रदेशों में तो दिया नहीं, वहां क्या करके दे देंगे, लेकिन बजट का कितना परसेंट है, पैसा कहां से लाएंगे ये बताना होगा। तो जनता के ऊपर जैसे हिमाचल में इन्होंने 3 रुपए का बोझ बढ़ाया, वैसे ही वहां भी जनता के ऊपर बोझ बढ़ाएंगे, जो हम बेहतर तरीके से अभी तक चला रहे थे। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी अब इसकी बात हो रही थी कि किस तरीके से बोलना चाहिए। इन्होंने कहा 4 से 14 तक बता दीजिए। 2007 का दिन आपको याद होगा वैभव जी, शायद सोनिया जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, मौत का सौदागर गुजरात चुनाव में कहा था और गुजरात की जनता ने उनको करारा जवाब दिया था। ये 7 से 14 की बात है। 14 में मणिशंकर अय्यर जी का बयान आया है
नीच स्पष्ट रूप से कहा गया, जी लेकिन आपको वो सब बयान दिखाई नहीं देंगे। मैं फिर भी कहता हूं त्रिपाठी जी कि हर व्यक्ति को भाषाई मर्यादा में रहना चाहिए। जी। राजनीति का क्षरण हो रहा है, अगर इस भाषाई मर्यादा को विलोपित किया जा रहा है तो ये राजनीति का क्षरण हो रहा है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी, चूंकि हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे माननीय सांसद हुआ करते थे, उनका जिक्र होता है। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दिया करते थे, लेकिन एक मजाकिया लहजे में कह दिया करते थे। लेकिन आज की राजनीति जो शत्रुता की राजनीति हो गई है, कांग्रेस के लोग, मैंने कहा खरगे साहब बहुत अच्छा भाषण देते थे, लेकिन आज उनको रावण और जहरीला सांप दिखाई देने लगे हैं मोदी जी। मोदी जी को जितना गाली, अभी देखिए कुछ दिन पहले पवन खेड़ा जी का मामला आया, रणदीप सुरजेवाला बैठे हुए हैं एयरपोर्ट पर, वहां कहा जा रहा है मोदी तेरी कबर खुदेगी। ये सब कहां से आ रहे नारे? किसान आंदोलन चल रहा है, महिलाएं कह रही हैं हाय मोदी मर जा मोदी। क्या है भाई? देश के प्रधानमंत्री के लिए इतने कटु शब्द, इसलिए कि आपकी से सत्ता छिन गई है, गांधी परिवार से उसका राज छिन गया है। ये जनता का आशीर्वाद है, और जब जब उनके ऊपर कहा गया है तब तक जनता ने ब्याज, सूद, जो भी कह लीजिए, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को वापस देने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2014 में चाय वाला कहा गया था, 283 सीट मिली। 2019 में चौकीदार चोर है, 303 सीट मिली। और इस बार रावण कबर खिलेगी, जो भी कहा गया जहरीला सांप, 400 पार हम जाएंगे। जो है दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, 24 में 400 पार। और अभी कर्नाटक में जनता स्पष्ट बहुमत देने जा रही है। 1 नंबर पर हम लोग हैं, सब लोग हमसे लड़ रहे हैं। जो तीसरे नंबर पर हो, दूसरे नंबर पर हो, आप लोग देख लीजिए, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। चलिए आप इतना और बता दीजिए, आपके दूसरे नंबर पे कौन है, कांग्रेस है कि जेडीएस है? अब ये लोग अपना तय करें, हम पहले नंबर पर हैं। ये आपस में थोड़ी तय करेंगे। इतना कांग्रेस का तो आपकी इतना लड़ाई नहीं किससे है कि वो सदन में विपक्षी दल के नेता बना सके दिल्ली में। तो अब कांग्रेस तो अस्ताचल की तरफ है। अब देखिए कहां जा रही है कांग्रेस। मतलब जेडीएस माने असदुद्दीन साहब ज्यादा अच्छे पोजीशन पे हैं। जो रहे दूसरे तीसरे नंबर पर, जो रहे, ये लोग अपना लड़े, आपस में ये लोग बांटे दूसरा तीसरा नंबर। हमको एक पता है कि सरकार फिर से बोमई साहब के नेतृत्व में आ रही है। मुख्यमंत्री का नाम ये बता नहीं पाए, हम तो बता रहे हैं। चलिए अब वो बाद में तय करेंगे। मोहम्मद साहब, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूं जी। मोहम्मद साहब एक सवाल का उत्तर देते जाइए, एक सवाल का उत्तर। सवाल यह है कि आपने तो बड़े अच्छे दिल से कहा कि दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस आपको तीसरे नंबर पे बता रही, फिर उसी कांग्रेस को आप समर्थन भी देंगे। और एक सवाल आप कह रहे हैं हम पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं। आपने पिछली बार 37 सीटें ली थी दक्षिण कर्नाटक से, जिसमें कुल 66 सीटें हैं। आपको 37 में से 30 सीटें अकेले दक्षिण कर्नाटक से मिली थी, बाकी पूरे कर्नाटक से केवल 7 सीटें मिली है। तो अब ऐसे में आप कैसे बोल सकते हैं कि सिर्फ बोकालिंगा जो जाति के वोट हैं वो आपके समर्थन में अच्छे खासे हैं, तो आप सीधे 37 से 113 का आंकड़ा पार कर जाएंगे? सब देखिए, कभी भाजपा के 2 सांसद हुआ करते थे, उसमें तो सीधा 84 पे पहुंच सकते हैं जी। तो हम 37 से 113 पे क्यों नहीं पहुंच सकते जी। काफी परिवर्तन यहाँ पर आया है। और ये जो बात कही जाती है कि 37 के बाद में इतना 113 104 जो भी आप कहते हैं, ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर जो है ना दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से जनता नाराज हो चुकी है जी। जनता नाराज हो चुकी है, तो हमें बराबर जो है ना अपना समर्थन मिल रहा है। और दूसरी चीज बताऊं कि सिर्फ साउथ कर्नाटका नहीं, हम सरप्राइजेस जो है ना देने वाले हैं नॉर्थ कर्नाटका में भी। नॉर्थ कर्नाटका में हम कम से कम 25 से 30 सीट जीतेंगे नॉर्थ कर्नाटका में। सेंट्रल कर्नाटका में हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे एक साथी, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा, कांग्रेस के एक साथी कह रहे थे कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। मुझे नहीं लगता है कि छाछ को फूंक कर पीने का इन्होंने अभी कुछ सबक सीखा है, क्योंकि अगर वो सीखे होते तो गोवा में इनकी हुकूमत नहीं जाती, मध्य प्रदेश में जो है ना ये फेल हो चुके हैं। तो ये लोग जो है ना अब एक जो वोटिंग मशीन है या गवर्नमेंट फॉर्मेशन मशीन है बीजेपी, उसके सामने कांग्रेस मुझे लगता है कि वो मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है, मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है।
वो और भी कई बार दूध से जलेंगे, लेकिन छाछ को फूंक कर पीना उन्होंने अभी भी नहीं सीखा है। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, जी मैंने अभी चूंकि मुझे अपना रिपोर्टिंग करनी है, एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ मैं। अगर आप मुझे इजाजत दे दें चलिए, तो मेहरबानी होगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद असदुद्दीन साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीवास्तव जी, लग रहा है आपको, खैर ये बयानबाजी, बिलो द बेल्ट बोलना, ये सब सारी चीज़ें अलग हो गई। अभी बात यहाँ कर्नाटक चुनाव पे हुई कि इस बार, पिछली बार बता दूं एक बार कि 78-37 के आंकड़े के साथ सरकार बनी थी, बाद में 11 कांग्रेस के और 6 विधायक जेडीएस के टूट गए। बाद में चुनाव लड़े, उसमें कुछ हार भी गए, लेकिन कुल मिला के इस समय 117 सीटें बीजेपी के पास हैं। क्या समीकरण लग रहा है आपको? नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, अगर यही रिजल्ट रहा जो पिछला था, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी सरकार बनाने में, जो पुराना वाला आंकड़ा जी। अब रही बात है कि अब 13 तारीख को क्या रिजल्ट आता है और वहाँ पर किन पार्टियों की क्या स्थिति होती है, देखने वाली बात होगी। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अश्विनी जी ने एक बात ज़रूर कहा हेट स्पीच को लेकर के, बड़ा मतलब एक तरह से वो इस बात का एहसास कर रहे हैं कि इस तरह की स्पीच नहीं होनी चाहिए जी। कांग्रेस को भी नहीं करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और चूंकि शीर्ष नेताओं को तो एकदम नहीं करना चाहिए। नीचे तो चलिए जो छोटे नेता हैं हो सकता है कि उनमें थोड़ा ज़्यादा ये होता हो, कंपटीशन हो, लेकिन बड़े नेताओं को संभल के बयान देना चाहिए। सुलेरे जी ने एक बात कहा कि पहले बातें बड़ी बड़ी कही जाती थी, लेकिन उसको तरीके से कहा जाता था। आजकल तरीका ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, बड़ी बात को सीधा कह दिया जाता है, जिसका असर समाज पर पड़ता है, लोगों पर पड़ता है। और शायद यही है कि चुनाव में जो पार्टियां जिनका तंत्र मजबूत रहता है, ऐसे बयानों का भरपूर फ़ायदा उठाती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने देखा कई बार उठाया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बयान आ क्यों रहे हैं। आप सरकार बाकायदे, आप जो है वहाँ अच्छी स्थिति में है कर्नाटका में, अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान दे के फिर सफाई देते हैं तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है। एक बात तो ये है, जबकि आप पुराने समय में देख चुके हैं कि मणिशंकर अय्यर के बयान हो, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी के बयान हो, ये सारे बयानों का भी असर देखा गया है। इवन हम तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी बयान बंगाल में मैंने आप बताया, इसके बाद जो है बिहार में देखा, तो ये सारी चीज़ों को लोग जोड़ लेते हैं, तुरंत कनेक्ट करते हैं, एक भावना, एक वैसा वोटर जुटा लेते हैं जो निर्णायक वोटर होता है। और शायद यही वजह है कि इसमें जो है, जो वोटर हैं इनके वो तो है ही हैं, लेकिन एक वोटर ऐसा भी है जो स्विंग वोटर है, जो निर्णायक वोटर होता है। अगर उसको कहीं ये लगता है कि इन बयानों से ये ऐसा नहीं देना चाहिए, इसलिए वोटिंग होती है, तो इसका असर जरूर पड़ जाता है। लेकिन एक चीज़ त्रिपाठी जी और बताएं, सिर्फ चाय वाला बोलने, मौत के सौदागर बोलने या अन्य बोलने से ही सारी सीटें नहीं मिल गई हैं, इसको भी देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर लोगों ने सरकार के खिलाफ मैंडेट दिया है, पार्टियों के खिलाफ मैंडेट दिया है, तो ये भी देखना होगा कि सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ आग में घी का काम करने वाला काम है। अगर ऐसे बयान आते हैं त्रिपाठी जी, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं नुकसान जरूर होता है, लेकिन सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है। 40% कमीशन की सरकार, अभी एक बात हो रही थी कि राजीव गांधी जी ने बोला, बिल्कुल राजीव गांधी जी ने बोला उस समय, और जो हकीकत थी एकदम सरेआम बोला और स्वीकार किया। क्या कर्नाटका में 40% कमीशन वाली बात वहाँ की सरकार, वहाँ के नेता या प्रधानमंत्री स्वीकार करके बोलेंगे कि वहाँ नहीं पहुँचता है? ये भी बोल देना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो निश्चित रूप से जो देश का मुखिया है, जिस पर देश की निगाहें लगी हुई हैं, अगर ऐसा कोई कमी आती है तो उसे निश्चित रूप से उस पर नज़र डालना चाहिए, क्योंकि जनता के हितों का मामला है। लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि आज की डेट में इस तरह के जो बयान हैं चुनाव पर कुछ न कुछ असर जरूर डालते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ऐसे बयानों से कम राष्ट्रीय पार्टियों को जरूर बचना चाहिए। चलिए, बहुत संक्षेप में समय हो चुका है सुलेरे साहब, आपकी टिप्पणी इस पूरे डिबेट पर बहुत संक्षेप। देखिए, ये तो बधाई का पात्र है कि आप लोगों ने इतने अच्छे विषय को रखा, और ये एक दिशा, ये विमर्श से एक दिशा तो तय होती है। इसमें तो खुले मंच से सारे लोग सहमत हैं कि ये भाषा का लगाम लगनी चाहिए, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे जेडीएस या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, ये जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि हम सहमत तो हैं, लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हैं, प्रयास क्या कर रहे हैं। उसके लिए जैसे जुडिशरी तो बड़ी एक्टिव हो गई है, तो अब हमको ये लगता है कि ये
जो जहाँ पे न्यायपालिका का हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ता है वो ज़्यादा राष्ट्र के लिए और विधायिका के लिए ठीक नहीं है। तो हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियाँ तय करनी चाहिए। और ये इस चीज़ को मैं तो देखता हूँ कि ये जो चुनाव के टाइम पे जो हेट स्पीच का जो चलन सा चल गया है जो इस समय, और चाहे संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, देश का प्रधानमंत्री है या किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई भी है, लेकिन वो है तो मूल रूप से एक भारतीय है, एक मूल रूप से हमारी जो परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर है, हम विदेशों में भी जाके निंदा करते हैं। ये सब चीज़ें सोचना चाहिए कि इससे चीज़ें हम निजी स्वार्थ के लिए या पार्टी के स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। तय तो होना ही चाहिए निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुलेर साहब आपका, श्रीवास्तव जी आपका, वैभव जी आपका और अश्विनी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने जनता मांगे जवाब में चर्चा की कर्नाटक के घमासान की और जहरीली हुई जुबान की, जिस पर सबसे अपने अपने मत रखे। लेकिन अब कर्नाटक के रण में बिगड़े बोल का सियासी खेल भी चल पड़ा है। इस सियासी शोर में दिग्गज पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन इन बिगड़े बोल से किसका बेड़ा पार होगा और किसका बंटाधार होगा, ये देखने वाली बात होगी। हाल फिलहाल तो ऐसी निम्न स्तर की बयानबाजी से जनता का मनोरंजन जरूर हो रहा है। जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।